नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोयम पढ़ने जा रहे हैं। ये पोयम लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। वर्ड्सवर्थ जो रोमांटिक एज के एक बहुत बड़े कवि हैं, और रोमांटिक एज जैसा कि हमें पता है 1798 में स्टार्ट होता है और 1832 तक रहता है। रोमांटिक एज जाना जाता है अपने नेचर पे लिखे गए पोएम्स के लिए, और इस पोएम का नाम है जो जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, जिसको 1807 में पब्लिश किया था विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ये पोएम पेट्रार्किन फॉर्मेट में स्ट्रक्चर में लिखी गई है, और ये पेट्रार्किन सोनेट पे बेस्ड है। जैसा कि हमें पता है कि पेट्रार्किन सोनेट एक पोएम होती है जो 14 लाइन्स की होती है, और पेट्रार्किन फॉर्मेट में ही इसी स्ट्रक्चर में इस पोएम को लिखी गई है। इसकी राइम स्कीम ABBA CDC DCD है। पेट्रार्किन सोनेट्स में ऑक्टेव और सेस्टेट होते हैं, और ऑक्टेव 8 लाइन का और सेस्टेट 6 लाइन का, और ऑक्टेव को फिर 2 क्वार्टरेन में 4-4 लाइन में हम डिवाइड करते हैं, और सेस्टेट को 3-3 लाइन में डिवाइड करते हैं। इस पोएम में जो ऑक्टेव है, जो 8 लाइन है, शुरू के 8 लाइन, उसमें प्रॉब्लम्स ऑफ मटेरियलिज्म को इन्होंने डिस्कस किया है, और सेस्टेट में ये बताने की कोशिश की है कि इस प्रॉब्लम ऑफ मटेरियलिज्म की वजह से इंसान किस प्रकार से यर्न कर रहा है नेचर के लिए। ये नेचर किस प्रकार से आएगी और उसके जीवन को परिवर्तित करेगी, बदलेगी। ये पोएम जैसा कि मैंने बताया 1807 में पब्लिश हुई है। ये रोमांटिक पोएट हैं, और इसमें जो बेसिक थीम्स हैं वो डिबेट है बिटवीन मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिटी। विलियम वर्ड्सवर्थ एक पैंथिस्टिक पोएट हैं, और इनकी जो पूरी की पूरी पोएम्स है वो हम पैंथिज्म के नाम से जानते हैं। पैंथिज्म मतलब नेचर वर्शिपिंग, जो नेचर को इन्होंने गॉड माना है, उसको मास्टर माना है, उसे गाइड माना है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि नेचर विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए एक डेड नेचर नहीं है, वो नेचर में एक प्रेजेंस मानते हैं, और उनका कहना है कि जो नेचर से प्यार करेगा नेचर उसको रेसिप्रोकेट करेगा। नेचर नेवर बिट्रेज द हर्ट दैट लव्स हर। अगर इंसान से कोई मोहब्बत करता है, जरूरी नहीं उसे बदले में मोहब्बतें मिले, लेकिन अगर कोई नेचर से मोहब्बत करता है, नेचर से प्रेम करता है, तो उसे बदले में मोहब्बत ही नेचर देगा। इस पोएम में स्पिरिचुअल डिस्कनेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग को भी डिस्कस किया गया है, और कहीं ना कहीं अंत में ये हमें समझ में आने लगा कि स्पिरिचुअलिटी को क्रेव कर रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, और कहीं ना कहीं वो पेगनिज्म की तरफ भी जा रहे हैं। पेगनिज्म मतलब मूर्ति पूजा। और ये पोएम इस प्रकार से है, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, लेट एंड सून गेटिंग एंड स्पेंडिंग विल लीव वेस्ट आवर पास, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आर्स। विलियम वर्ड्सवर्थ का कहना है कि हम लोग इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में केवल गेटिंग और स्पेंडिंग में ही उलझ कर रह जा रहे हैं, और हम बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहे हैं नेचर की तरफ, और अपनी पूरी की पूरी शक्ति हम केवल गेटिंग और स्पेंडिंग में, कितना हम कमाएं, किस प्रकार से हम खर्च करें, किस प्रकार से अपने जीवन को हम लैविश बनाएं, इसी में हमारा पूरी की पूरी क्षमता, पूरा का पूरा ऊर्जा समाप्त हो जा रहा है। The world is too much with us means the pressure of the world is too much on human being, and human being unfortunately is not realizing that life does not mean getting and spending only, but unfortunately we are wasting our precious time, our precious strength in getting and spending, and we do not realize that nature has bountiful of gifts for human being. Nature के पास बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, बहुत कुछ हैं इंसान को देने के लिए। वी हैव गिवन अवर हार्ट्स अवे अ सॉर्डेड बोन, मतलब हम लोगों ने अपने दिल को एक तरीके से मटेरियलिज्म को दे दिया है, और नेचर के लिए शायद हमारे पास देने को कुछ नहीं है। ये एक दुखद पहलू है। ये पहला क्वार्टरेन था, और जैसा हम देख रहे हैं सून, अगर हम इसकी राइम स्कीम को देखें तो सून और मून मतलब पहला लाइन चौथे लाइन को राइम कर रहा है, पार्स और आर्स दूसरा चौथे को तीसरे को, मतलब ए, अगर सून को हम ए माने, पार्स को हम बी माने, तो आर्स भी बी हो जाएगा, और बून ए हो जाएगा, तो ए बी बी ए। सेकेंड क्वार्टरेन, द सी दैट bears her bosom to the moon, the winds that will be howling at all hours, and are up gathered now like sleeping flowers, for this for everything we are out of tune। वर्ड्सवर्थ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि
नेचर नहीं बदला, बदला है तो केवल इंसान का दृष्टिकोण नेचर के लिए। आज भी चांद और चांदनी रात उसी प्रकार से मनमोहक है। आज भी जब चांदनी रात में हम समुद्र की लहरों को देखते हैं तो उसका रोमांटिसिज्म कम नहीं हुआ। आज भी हमें ब्रीज से निश्चित रूप से ठंडक ही प्राप्त होती है। आज भी अगर हम पुष्प को देखते हैं तो अपने मन की लालसा को नहीं रोक पाते हैं। लेकिन दुखद पहलू ये है कि इंसान शायद प्रकृति से, नेचर से दूर होता चला जा रहा है। नेचर के पास वो सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले था इंसान के लिए, लेकिन दुर्भाग्यवश इंसान का दृष्टिकोण नेचर के प्रति बदल रहा है। इस दूसरे क्वार्टेन में भी हम देखें तो मून, ट्यून एक जैसी राइम है, आर्स, फ्लावर्स एक जैसा राइम है, फिर वही ABBA। पहला क्वार्टेन ABBA, दूसरा क्वार्टेन ABBA। अब तीसरा एक टर्सेट है, ये 3 लाइन का है। पहले 2 क्वार्टेन में, जिसको हम ऑक्टेव भी कहते हैं, ऑथर ने ये बताने की कोशिश की कि किस प्रकार से मटेरियलिज्म हमारे लिए हानिकारक है और मटेरियलिज्म में उलझकर हम नेचर के लिए, हम प्रकृति के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वस्तुतः उससे दूर होते चले जा रहे हैं। It moves us not, great God. I would rather be a pagan, suckled in a creed outworn, so might I standing on this pleasant leaf. अब कहीं ना कहीं इस टर्सेट में हमें ये समझ में आने लगा है कि विलियम वर्ड्सवर्थ का झुकाव पेगनिज्म मतलब एक ऐसा सेक्ट जो मूर्ति पूजक है, मतलब जो नेचर को मूर्ति के रूप में पूजता है। हमारे इंडिया में भी ऐसे लोग हैं और ग्रीक सिविलाइजेशन में पेगन कल्चर था, जबकि क्रिश्चियनिटी पेगनिज्म के खिलाफ है, विरुद्ध है। लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ का ये मानना है कि शायद हमसे बेहतर तो पेगन ही हैं, हम लोग तो पेगन भी नहीं हैं कि हम लोग इस ली को, इस ऑर्चर्ड को, इस नेचर को एंजॉय भी नहीं कर पा रहे हैं, इससे दूर भी नहीं, मतलब इससे इतना दूर हो गए हैं कि इसको एंजॉय नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं मीन समवेयर द ऑथर इज yearning फॉर नेचर, मीन्स he is desiring to be in the lap of nature। ये अंतिम टर्सेट है। Have glimpses that would make me less forlorn, have sight of Proteus rising from the sea, or hear old Triton blow his river horn। Triton और Proteus ये नेचर गॉड्स हैं, पेगन्स इनको पूजते हैं। ऑथर कह रहे हैं कि नेचर को जब मैं देखता हूँ तो मैं अपने को एकांकी महसूस नहीं करता, मैं अपने आप को अलग थलग, अबैंडन्ड महसूस नहीं करता, मैं अलूफ अपने आप को महसूस नहीं करता। मतलब नेचर आपको कभी, अगर नेचर के लैप में अगर आप जाओ, नेचर के नज़दीक आप जाओ, तो नेचर आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने देगा। नेचर हमेशा आपके लव को रेसिप्रोकेट करेगा, आपकी बॉन्डिंग को रेसिप्रोकेट करेगा। कहीं ना कहीं ऑथर के मन में ये है कि हमसे बेहतर तो वो पेगन्स हैं जो नेचर को किसी ना किसी फॉर्म में वर्शिप करते हैं, लेकिन हम लोग मटेरियलिज्म के चक्कर में नेचर से, प्रकृति से दूर होते चले जा रहे हैं। और हमारी पीढ़ी का, हमारी सिविलाइजेशन का, हमारी जनरेशन का सबसे बड़ी समस्या यही है। अब ये पोएम एक सोनेट है। सोनेट जैसा कि मैंने आपको बताया 2 प्रकार के होते हैं। एक पेट्रार्कियन सोनेट, चूंकि पेट्रार्क इटली का था तो उसको हम इटालियन सोनेट भी कहते हैं, और इटालियन लैंग्वेज या लैटिन लैंग्वेज एक क्लासिकल लैंग्वेज है, इसलिए उसको क्लासिकल सोनेट भी कहते हैं। तो पेट्रार्कियन सोनेट या इटालियन सोनेट या क्लासिकल सोनेट 14 लाइन की कविता है और जिसकी राइम स्कीम ABBA CDE CDE है, जैसा कि द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस है। साथ ही साथ एक दूसरे प्रकार का सोनेट भी है, जो सोनेट शेक्सपियर यूज करते थे, जिसको हम इंग्लिश सोनेट भी कहते हैं। है तो वो भी 14 ही लाइन की, लेकिन उसकी राइम स्कीम अलग है। पेट्रार्कियन सोनेट में ऑक्टेव और सेस्टेट में डिवाइड होता है, और ऑक्टेव 2 क्वार्टेन में और सेस्टेट 2 टर्सेट में डिवाइड होता है, 4 लाइन 4 लाइन, 3 लाइन 3 लाइन। लेकिन शेक्सपियरियन सोनेट है तो 14 लाइन की सोनेट वो भी, लेकिन वो 3 क्वार्टेन और एक कपलेट में डिवाइड होती है, 4 लाइन 4 लाइन 4 लाइन और 2 लाइन, और उसकी राइम स्कीम भी अलग है, ABAB CD CD EF और GG। इसी के साथ इस कविता का विश्लेषण समाप्त होता है। आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आप लोग और किस प्रकार की पोएम्स और उनकी एनालिसिस चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।